हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 6 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन आई कैसी होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने जाना था, इसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी एंड उसका क्योर हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जान लिया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं एंड प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल के अंदर आपको क्लास 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की, यानी कि प्रिज्म के थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है। उसके पहले हम लोग प्रिज्म का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रिज्म का डेफिनेशन होता है A prism is a transparent and refracting medium with at least two lateral surfaces, two triangular bases and three rectangular lateral surfaces। यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कम से कम दो lateral surfaces हो, दो triangular bases हो एंड तीन rectangular lateral surface हो, वैसे ऑब्जेक्ट को और वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग एक प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज के अंदर आपको दो लेटरल सर्फेसेस, एक इस साइड एंड इसके पीछे वाली होगी, दो ट्रायंगुलर बेसेस है, ये एक बेस है एंड इसके पीछे वाला एक बेस है एंड यहाँ पर तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस भी हैं, एक इस साइड एंड इसके नीचे। अब ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको देखने मिले जिसके अंदर ये सारी क्राइटेरिया होती है तो उसे हम लोग एक प्रिज्म का नाम दे सकते हैं। वो एक प्रिज्म होती है जिसके द्वारा लाइट रिफ्रैक्ट कर पाए एंड डिस्पर्शन हो पाए। अब इस प्रिज्म के जो लैटरल सर्फेसेस होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हैं एंड इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, जो कि मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके और एक इम्पॉर्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में जान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल विच द इमर्जेंस रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड मेक विथ द इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड। यानी कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट एक प्रिज्म में टकराती है एंड उससे जब रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो जब वो टकरा रही है तो जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट रे है, जो एंगल उससे टकरा रहा है वो इंसिडेंट रे है एंड लास्टली रिफ्रैक्शन के बाद प्रिज्म से बाहर जो एंगल निकल रहा है वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जब उसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं एंड जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है उससे हम लोग थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, तो जिस एंगल में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म की, कि वाइट लाइट का डिस्पर्शन प्रिज्म के थ्रू आखिरकार होता कैसे है। उसके पहले हम लोग डिस्पर्शन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो डिस्पर्शन का डेफिनेशन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। यानी कि जब भी कोई वाइट बीम ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से टकराती है और वो अलग अलग 7 कलर्स के अंदर टूट जाती है, तो हम इसी फेनोमेना को डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, जो कि रेनबो के अंदर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो डिस्पर्शन होता है वो हर मीडियम से टकराने पर नहीं होता है, यानी कि लाइट हर मीडियम से टकरा करके 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स नहीं होती है, बल्कि ऐसे कुछ खास मीडियम ही होते हैं जिससे लाइट टकराती है
एंड 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। उसे हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम के नाम से जानते हैं एंड प्रिज्म भी उसमें से एक ही है। तो अगर लाइट को हमें डिस्पर्स करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ खास डिस्पर्सिव मीडियम होने चाहिए जिससे ही हम लाइट को डिस्पर्स कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो डिस्पर्शन है और जो प्रिज्म है इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था, हमें सबसे पहले इसकी जानकारी किससे मिली थी? तो आइजैक न्यूटन ने ही हमें सबसे पहले डिस्पर्शन के बारे में बनाया था। इन्हीं ने डिस्पर्शन की खोज की थी एंड इन्हीं ने ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया था जो कि प्रिज्म के द्वारा होती है। यही सब इनकी ही देन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, यानी कि लाइट्स के अंदर जो कलर होते हैं उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है एक दूसरे से। लेकिन जब वो सेम स्पीड में वैक्यूम एंड एयर के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो किसी डिस्पर्सिव मीडियम से टकराते हैं तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है एंड उनकी स्पीड के साथ साथ उनका एंगल भी चेंज हो जाता है। सिंस दे ट्रैवल्ड विद डिफरेंट स्पीड दे आर ऑल्सो बेंट एट डिफरेंट एंगल, यानी कि जब भी वो किसी डिस्पर्सिव मीडियम से टकराती है तब वो अलग अलग एंगल्स में टूट जाती है, अलग अलग एंगल्स में स्प्लिट हो जाती है क्योंकि उसका एंगल एंड उसका स्पीड भी अलग अलग हो जाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं रेड लाइट्स हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड ट्रैवल फास्टर सो इट डेविएट्स द लीस्ट, यानी कि जो रेड लाइट होती है उसका जो रेडिएशन होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे कम डेविएट होती है। उसका मुड़ना रिफ्रैक्शन के बाद वो सबसे कम मुड़ती है। लेकिन वही जो वॉयलेट कलर है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन के बाद जो वॉयलेट कलर है वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि जो रेड कलर है वो डिस्पर्शन के बाद बहुत ही कम मुड़ा है, लेकिन जो वॉयलेट कलर है वो डिस्पर्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा मुड़ गया है। और यही जनरली होता है हमारे प्रिज्म के अंदर। इसी के कारण जो लाइट है वो हमें ऐसे दिखाई देने को मिलती है कि वाइट लाइट जब भी प्रिज्म में ट्रेवल करती है वो अलग अलग कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आइजैक न्यूटन ने हमें दी थी, जिसका नाम है डबल प्रिज्म लॉ। तो आइजैक न्यूटन के मन में ये ख्याल आया कि जब हम किसी वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अलग अलग 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो अगर हम कोई प्रिज्म उसी 7 कलर्स के आगे रख देते हैं उल्टा करके, तो क्या हमें 14 कलर्स देखने को मिलेंगे जब 7 कलर्स उस प्रिज्म के अंदर से पास होंगे, या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा? तो जब आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो सबसे पहले जब उन्होंने वाइट लाइट को किसी भी मीडियम से पास किया, एक प्रिज्म से पास किया, तब वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई। एंड जब उन्होंने इसी 7 कलर्स को एक उल्टे रखे हुए प्रिज्म से पास किया तब ये 7 कलर्स फिर से एक साथ हो जाते हैं एंड एक स्ट्रक्चर, एक मीडियम के ऊपर वाइट बीम ऑफ लाइट बनकर ही गिरते हैं। तो इन्होंने, आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम किसी भी प्रिज्म के आगे एक उल्टा प्रिज्म रख देंगे एंड उससे वाइट बीम ऑफ लाइट मारेंगे, उसके ऊपर वाइट बीम ऑफ लाइट प्रोजेक्ट करेंगे, तब सबसे पहले हमें 7 कलर्स के अंदर वो लाइट टूटने को दिखेगी एंड बाद में हमें ऐसा दिखेगा कि जब वो एक उल्टे रखे हुए प्रिज्म से पास करता है तो वो फिर से एकजुट हो जाते हैं एंड हमारे मीडियम पर, हमारे ऑब्जेक्ट पर फिर से एक वाइट बीम ऑफ लाइट बनकर गिरते हैं। इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेनबो की फॉर्मेशन की। उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में रेनबो होता क्या है। तो अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल, यानी कि जब भी कोई कहीं रेन होती है, कहीं बारिश होती है, तब हमें आसमान में एक बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिससे हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। अब ये रेनबो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है? तो इट हैपन व्हेन द वाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट आफ्टर द रेन दैट एक्ट एज एन इंडिविजुअल प्रिज्म, यानी कि
जब कहीं रेन होती है तो इस हमारे क्लाउड्स के अंदर एंड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। एंड जब कभी सन से वाइट लाइट इन टीनी वाटर ड्रॉपलेट से टकराते हैं तो वो अलग अलग 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक्ट करता है एज अ रिफ्रैक्टिव, ऐसा डिस्पर्सिव मीडियम के तौर पर, जैसा कि प्रिज्म एक्ट कर रहा है। और जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, जब सन से एक वाइट बीम ऑफ लाइट इजेक्ट करती है किसी भी रेन ड्रॉप के ऊपर, किसी भी छोटे ड्रॉपलेट के ऊपर, तो वो ड्रॉपलेट एज अ डिस्पर्सिव मीडियम एक्ट करता है एंड उस वाइट बीम ऑफ लाइट को 7 कलर्स के अंदर तोड़ देता है, जिसके वजह से हमें रेनबो 7 कलर्स के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि आसमान के अंदर मिलियन ऑफ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये डिस्पर्शन कई बार लगातार होते रहता है और जिसके वजह से हमें एक बहुत ही जाइंट स्ट्रक्चर, एक बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। सेम फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड बाय लुकिंग एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल, थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड अस। यानी कि कभी कभार हम एक वाटरफॉल को देखते हैं, एक झरने को देखते हैं, तब भी हमें ये सेम फिनोमिना देखने को मिलता है, क्योंकि झरने के आसपास भी कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है एंड यहाँ पर एक रेनबो फॉर्म हो रहा है, और जबकि मौसम भी ठीक है, जबकि बारिश भी नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कई सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सन की लाइट जब उनसे टकरा रही है तो वो अलग अलग कलर के अंदर डिस्पर्स हो जा रही है एंड हमें रेनबो देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है और ये होता क्यों है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो जैसा कि हमें इसके नाम से पता चलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है उससे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्यों है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह से यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि उसकी डेंसिटी हर जगह चेंज होती रहती है। जैसे हम लोग मूव अप, यानी हम ऊपर जाएंगे या हम नीचे जाते जाते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कहीं लाइट होती जाती है तो कहीं बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ही यही है कि जब लाइट किसी डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका थोड़ा सा मुड़ जाना, उसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। इट इज़ बेसिकली हैज़ लेयर एट डिफरेंट डेंसिटी दैट आर रेयर डेंसर विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, जो कि कोई लेयर बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाला है, तो कोई लेयर बहुत ही ज़्यादा लाइट है जिसके अंदर बिल्कुल ही डेंसिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टार्स या फिर प्लैनेट्स की लाइट एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रही होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होते हुए दिखाई देती है। एंड जो स्टार्स का ट्विंकल होना इसी कारण से होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्यों है। उसके पहले हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रात में हम भी जब देखते हैं स्टार्स को आसमान में, तो हमें जो स्टार्स की पोजीशन देखने को मिलती है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर में जब स्टार्स की लाइट एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उससे इसकी डिस्पर्शन काफ़ी ज़्यादा बार होती है, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है और हमें ये बार बार चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें जो दिखाई दे रही है उससे वो थोड़ा सा हट करके होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें उसका वो सेम जगह, उसकी सेम पोजीशन नहीं दिखाई देने को मिलती है, क्योंकि उसकी लाइट हल्की से रिफ्रैक्ट हो जाती है पार्टिकल से टकरा करके, जिसकी वजह से हमें उसके जो पोजीशन लगती है, जो कि एक्सपेक्टेड पोजीशन होती है, उससे वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमेशा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, कि एक्चुअली में स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हाथ है, क्योंकि स्टार्स हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर में मौजूद होते हैं एंड जब उनकी लाइट हम तक पहुंच रही होती है
तो उसके बीच में जो एटमॉस्फेयर मौजूद होता है उससे कई बार इनकी लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, पार्टिकल से काफ़ी ज़्यादा बार टकरा जाती है। एंड स्पेस में भी कई सारे टीनी पार्टिकल्स मौजूद हैं, उससे भी इनकी लाइट कई ज़्यादा बार टकरा जाती है, जिससे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मानो आसमान में कई सारे छोटे छोटे मिनी डॉट्स मौजूद हैं जिन्हें हम देख रहे हैं और वो जगमगा रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें स्टार्स ही ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका एक रीज़न है, स्टार्स आर फार्दर टू अर्थ सरफेस वाइट, मोस्ट ऑफ प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस। यानी कि स्टार्स जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी में है, लेकिन प्लैनेट्स उससे कई ज़्यादा क्लोजर हैं। यानी कि प्लैनेट्स की डिस्टेंस हमसे कुछ 1000 किलोमीटर्स ही होंगी, लेकिन स्टार्स की जो डिस्टेंस होती है वो हमसे कई ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल माइल्स या कई ज़्यादा मिलियन किलोमीटर्स होती है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है एंड वो ट्विंकल करती हुई दिखाई देती हैं। ड्यू टू द डिस्पैरिटी इन द डिस्टेंस, स्टार्स अपीयर एज अ टीनी डॉट इन द स्काई वाइल प्लैनेट्स अपीयर बिगर। जिसके वजह से जो स्टार है वो हमें बहुत ही छोटा देखने को मिलता है और जगमग देखने को मिलता है, लेकिन प्लैनेट्स हमें बिगर अपीयर होते हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस स्टार की मात्रा में कम होती है। लाइक अ कलेक्शन ऑफ मिलियन डॉट्स, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो कोई कलेक्शन है कई सारे डॉट्स का, जो कि लगातार जगमगा रहे हैं, लगातार अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इन प्लैनेट्स ईच ऑफ दिस टीनी इंडिविजुअल डॉट्स डू ट्विंकल जस्ट लाइक स्टार्स डू, बट their overall effect is cancelled out since when some dots are brighter, other are dimmer. Thus, the net twinkling effect is zero. यानी कि प्लैनेट्स भी हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के अंदर अपनी कोई लाइट नहीं होती है। वो सन की लाइट को यूज़ करते हैं खुद को चमकदार दिखाने के लिए। एंड कभी कभार इनकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा हमें ब्राइट देखने को मिलती है, तो कई कभार हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, जिसके वजह से इनका जो टोटल इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है, वो ज़ीरो हो जाता है। जिसके वजह से हमें ये प्लैनेट्स दिखाई तो देते हैं लेकिन ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, बस एक चमकदार गोले की तरह दिखाई देते हैं। अब हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सन की पोजीशन। तो हमें बचपन से ही सन देखा है और हमें लगता है कि सन की एक्चुअल पोजीशन वही है जो हम देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम सन को धरती पर से खड़े होकर कहीं से भी देखते हैं तो हमें सन की जो एक्सपेक्टेड पोजीशन दिखाई देती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है। यानी कि सन तो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर में है, काफ़ी ज़्यादा 1000 किलोमीटर्स दूर है, जिसके वजह से जो सन की लाइट है वो हम तक काफ़ी देर से पहुंचती है, अराउंड 8 मिनट्स हमसे लेट पहुंचती है, जिसके वजह से जो सन का एक्चुअल पोजीशन होता है वो हमें कभी भी पता नहीं चलता है। लेकिन हमें लगता है कि सन जिस पोजीशन में है उससे हमेशा वो नीचे होता है, हॉरिजॉन के हमेशा नीचे ही मौजूद होता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमसे बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें स्पेस से एटमॉस्फेयर क्यों नहीं दिखाई देता है, हमें स्पेस में हमेशा ब्लैकनेस ही क्यों दिखाई देती है, अर्थ से हमें स्काई ब्लू क्यों देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।